स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आपका इस विषय नीतिशास्त्र पूर्व एवं पाश्चात्य दार्शनिक सिद्धांत में स्वागत करता हूं। आज के इस व्याख्यान क्रम में हम सहज ज्ञान आधारित नीतिशास्त्र का नैतिक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं डॉक्टर डी.वाई. पाटिल बी स्कूल तथावाड़े पुणे में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस व्याख्यान में हम इन निम्न बिंदुओं पर एक दार्शनिक नैतिक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कि हम समझेंगे कि नैतिक ज्ञान मीमांसा क्या होती है और किस तरह से नैतिक तत्व मीमांसा से संबंधित होती है। और पुनः फिर हम संज्ञानवाद और असंज्ञानवाद या मॉरल कॉग्निटिविज्म और नॉन कॉग्निटिविज्म का भी जिक्र करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे सहज ज्ञानवाद जो है एक तरह का मॉरल कॉग्निटिविज्म के साथ इसकी संगति है। फिर हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि नैतिक निर्णय क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, उनका स्वरूप क्या होता है और उनके प्रमाणीकरण के विषय में क्या नैतिक विचार हैं। इसके बाद हम पुनः हाब्स के स्वार्थवाद की आलोचना को समझेंगे, जैसा कि सहज ज्ञानवादियों ने इनके स्वार्थवाद की आलोचना की है और नैतिक वस्तुनिष्ठवाद का प्रतिपादन किया है। तो इस नैतिक दार्शनिक परंपरा को भी समझने का प्रयास करेंगे। वहीं हम इसके बाद सहज ज्ञानवाद क्या होता है या मॉरल इंट्यूशनिज्म क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किस प्रकार ये जो इंट्यूशनिज्म है एक तरह से एक रेशनल इंट्यूशनिज्म और मॉरल सेंस इंट्यूशनिज्म, इन दोनों में क्या भेद होता है, इस बात पर भी विश्लेषण करेंगे। पुनः हम जो इसके प्राचीन मत हैं जिन दार्शनिकों से क्रमशः कडवर्थ, क्लार्क और बुलिस्टन जैसे जो दार्शनिक सहजवादी ज्ञानवादी रहे हैं, उनके विचारों का भी विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। और इसके बाद हम जो एक अदार्शनिक सहज ज्ञानवाद है जो ऐन्द्रिय नैतिक अनुभूति पर निर्भर करता है, उसका भी जिक्र करेंगे। और उसके बाद हम ये समझेंगे कि सहज ज्ञानवाद का अंतरात्मा से क्या संबंध होता है, अंतरात्मा क्या होती है, अंतरात्मा कैसे नैतिक निर्णय करती है, क्या वो कर सकती है या क्या अंतरात्मा नैतिक निर्णय का मानदंड हो सकती है। इस दार्शनिक समस्या का भी विश्लेषण करेंगे। पुनः हम नैतिक जीवन में अंतरात्मा का स्थान क्या है, इसकी चर्चा करेंगे एवं नैतिक बोध एवं नैतिक सौंदर्य बोध की अवधारणाएं, जैसा कि सहज ज्ञानवादियों ने अपने नैतिक दर्शन में इनका विश्लेषण किया है, इनको समझने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हुए हम तीन प्राचीन सहज ज्ञानवादियों क्रमशः सैफ्ट्सबरी के नैतिक ज्ञान में जो उनके नैतिक बोध की अवधारणा है और अंतर्बोध की अवधारणा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये भी समझेंगे कैसे उन्होंने परिणामवादी सुखवादियों की आलोचना करते हुए कैसे उन्होंने कहा है कि परिणाम नहीं नैतिक प्रेरणा निर्णय का विषय है, इस पर चर्चा करेंगे। पुनः हम उनके दर्शन में वो कैसे स्वार्थ और परमार्थ का सामंजस्य करते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। पुनः हम सैफ्ट्सबरी के मत की जो सहज ज्ञानवादी मत है उसकी आलोचना प्रस्तुत करेंगे। पुनः इसके बाद हम जो हचिसन का सहज ज्ञानवाद है उस पर प्रकाश डालेंगे और कैसे वो नैतिक बोध एवं सार्वभौमिक सुख की अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए अपने सहज ज्ञानवाद का प्रतिपादन करते हैं, इसको समझने का प्रयास कर देंगे। कैसे वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा सहज ज्ञानवाद को समझाते हैं और उसे स्वार्थ और परार्थ से जोड़ते हैं। और फिर हम अंततः हचिसन के मत की आलोचना भी प्रस्तुत करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ दार्शनिक प्रश्नों को भी उठाएंगे और उनके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। इस रूप में हम सर्वप्रथम नैतिक निर्णय के रूप में क्या सहज ज्ञानवाद अपना एक सही मत प्रस्तुत करता है, हम इसकी आलोचना भी प्रस्तुत करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या सहज ज्ञानवाद सार्वत्रिक नैतिक नियम हो सकता है कि नहीं। फिर इसके बाद हम बटलर के सहज ज्ञानवाद का मूल्यांकन करेंगे, जिनमें जिस प्रकार बटलर ने धार्मिक वृत्ति, सामाजिकता एवं नैतिक अंतर्बोध इन विचारों के माध्यम से
जैसे कि बटलर ने सहज ज्ञानवाद को प्रस्तुत किया है, इसका हम नैतिक विश्लेषण करेंगे। फिर हम बटलर के मत की आलोचना भी करेंगे और अंततः हम इमैनुअल कांट के दर्शन में अंतरात्मा का विचार को भी समझेंगे। और जो समकालीन कुछ दार्शनिक हैं जिन्होंने अभी समकालीन दर्शन में इस मॉडर्न इंट्यूशनिज्म पे या सहज ज्ञानवाद पे जो नैतिक विश्लेषण किए हैं, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम इस व्याख्यान में आगे बढ़ें, हमें एक नज़र सरसरे तौर पे ये डालनी है कि किस प्रकार हमने किस नीति शास्त्र का वर्णन किया है। इस क्रम में हमने सर्वप्रथम ये समझने का प्रयास किया है कि नैतिक संप्रत्यय क्या होते हैं, उचित अनुचित क्या होता है, नैतिक निर्णय क्या होता है, नैतिक कर्तव्य क्या होता है। और उसके बाद हमने फिर प्लेटो और अरस्तू के मूल्य आधारित नीतिशास्त्र को समझा, जो कि उद्देश्य मूलक नीतिशास्त्र भी है। उसमें नियमवाद की प्रस्थापनाओं को समझा। इसके बाद हमने आगे बढ़ते हुए सुखवादी एवं मनोवैज्ञानिक सुखवादी जो नीति शास्त्र की परिभाषाएं हैं, जो विश्लेषण हैं, उनको समझने का प्रयास किया। हमने बेंथम और मिल की अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया। इसके बाद हमने पुनः कांटियन जो नैतिक निरपेक्ष आदेश है, जो कि एक नैतिक दर्शन है, जिसमें ये कहा गया है कि जो नैतिकता है या नैतिक नीतिशास्त्र है, उसे उद्देश्य मूलक ना होकर के साधन मूलक होना चाहिए, या जो नैतिकता है वो अपने आप में स्वतः साध्य होती है, उसका कोई और साध्य नहीं होता। तो इस प्रकार हमने दो तरह के विभिन्न नैतिक विचारधाराओं का मूल्यांकन किया है। एक को हम कह सकते हैं परिणामवादी, और एक को हम कह सकते हैं अपरिणामवादी, या एक को हम कह सकते हैं उद्देश्य मूलक नीतिशास्त्र, और एक को कह सकते हैं हम नियम मूलक नीतिशास्त्र। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम नैतिक ज्ञान मीमांसा की चर्चा का प्रारंभ करेंगे, और इसके बाद हम अधिक नीतिशास्त्र में जाते हुए उन ज्ञान मीमांसीय तर्कों का, उन प्रकृतिवाद, निरप्रकृतिवाद, संवेगवाद, परामर्शवाद का भी विश्लेषण करेंगे। नैतिक ज्ञान मीमांसा क्या है, इसको समझने के लिए सर्वप्रथम हमें ये समझना होगा कि जब कोई मानव, मानते हैं कि कोई पर्सन एक्स है, वो अपने जीवन में कोई एक नैतिक निर्णय बनाता है, तो नैतिक निर्णय का बनाने का कि मुझे एक्स पर्सन को या पर्सन पी को मान लेते हैं कि कोई एक्स कार्य या नैतिक कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसी निर्णय बनाने के लिए उसके पास ज्ञान के क्या स्रोत हैं, वो कैसे समझता है कि वो जो कर देगा वो सही है या गलत होगा। क्या वह स्रोत वास्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित है, जो जिनको हम सत्य व असत्य के रूप में जान सकते हैं, या किन्हीं उन प्रमाणों पर आधारित है जिनको हम अनुभव, मूलक ज्ञान के आधार पर जान सकते हैं, परसेप्शन से जान सकते हैं, या हम उस तरह के नैतिक ज्ञान को क्या हम इंद्रिया अनुभव से जान सकते हैं। तो ये सभी जो अनुभव मूलक ज्ञान है, इंद्रिया अनुभव मूलक ज्ञान है, ये सभी हमारे नैतिक निर्णय के संबंध में ज्ञान के स्रोत बनते हैं। यहाँ पे प्रश्न ये होता है, क्या ये जो नैतिक ज्ञान है वो इंद्रिय प्रदत्त होता है, क्या हमारे पास कोई ऐसी क्षमता भी है जो अपरोक्ष अतीन्द्रिय है। यानी अगर हम नैतिक ज्ञान को समझें तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि क्या ये केवल सेंस ऑर्गन्स पे डिपेंड करता है, या कोई हमारे लिए एक इनडायरेक्ट मॉरल इंट्यूशन हो सकता है ऐसा, या अतीन्द्रिय मॉरल या नैतिक प्रतिभान हो सकता है। तो इसी क्रम में हमने जब बढ़ते हैं इस ज्ञान मीमांसा में, तो कुछ दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति को ज़रूरी नहीं है कि नैतिक ज्ञान कुछ नैतिक तथ्यों, सुख दुख के आधार पर या बाह्य नैतिक तथ्यों के आधार पर, कभी कभी ये ज्ञान की एक क्षमता अतीन्द्रिय होती है, ये अपरोक्ष होती है, ये आत्मा के अंदर होती है, जिसके द्वारा आत्मा नैतिक निर्णयों का ज्ञान कर लेती है। वो जान लेती है कि क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है।
क्या उचित है और क्या अनुचित है। इसी को हम नैतिक ज्ञान मीमांसा के रूप में समझ सकते हैं। इसको आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि इसके लिए हमें दो शाखाएं दिखती हैं नीति शास्त्र में। एक को हम संज्ञानवाद कह सकते हैं और एक को असंज्ञानवाद। तो संज्ञानवादी जो वो लोग हैं जिन्हें हम कह सकते हैं जो मानते हैं कि नैतिक निर्णय जो हैं वो अपने आप में वस्तुनिष्ठ निर्णय हैं और वो निर्णय की विवेचना की जा सकती है या उनका एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है कुछ नैतिक तथ्यों के आधार पर। हम उन नैतिक निर्णयों को बना सकते हैं, समझ सकते हैं और उनकी विवेचना भी कर सकते हैं। वहीं असंज्ञानवादियों का इसके उलट ये मानना है कि जो नैतिक निर्णय हैं तो वो ऐसा मानते हैं कि जो नैतिक निर्णय हैं वो जो हैं वो तथ्यात्मक नहीं होते हैं, वो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स की तरह नहीं हो सकते। वो हमारी इंद्रिय अनुभूतियां हैं जो केवल हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग को बताता है या हमारे किसी परामर्श के तथ्य को प्रकट करता है। लेकिन इस तरह से हम नैतिक निर्णयों को, जिस तरह से हम अन्य तथ्यात्मक निर्णयों को समझते हैं या उनके आधार पर कोई निर्णय लेते हैं, जैसे उदाहरण के स्वरूप अगर मुझे ऑफिस जाना है तो तथ्यात्मक निर्णय है कि मुझे या तो पैदल जाना है या तो गाड़ी से जाना है, तो उसके लिए इन तथ्यों का प्रयोग करके मैं वो निर्णय बना सकता हूँ। लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है या बुरा लगता है या मेरा व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, इसलिए वास्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। ये किसी प्रकार के वास्तुनिष्ठ तथ्यों पर निर्भर नहीं करता है। उदाहरण के स्वरूप अगर हम कहें कि वर्षा हो रही है तो इस तथ्य को हम जाकर के चेक कर सकते हैं अपने सेंस और एक्सपीरियंस से कि ये ट्रू है फॉल्स। लेकिन नैतिक तथ्यों को लेकर, निर्णयों को लेकर के इस तरह का वास्तुनिष्ठ तर्क संभव नहीं है, ऐसा असंज्ञानवादी जैसे कि एजे एयर और कार्नेप आदि दार्शनिक मानते हैं। अब हम नैतिक निर्णय के अर्थ स्वरूप प्रमाणीकरण के संदर्भ में जब जाते हैं तो सहज ज्ञानवादियों का मानना है कि नैतिक निर्णय के अर्थ को समझा जा सकता है और इसकी दृष्टि अनुभविक ना होकर के अतीन्द्रिय है, प्रभानुविक है, और आत्मा अपने स्वरूप के आधार पर इसको प्रमाणित करती है और हमें एक इंट्यूशन होता है, एक प्रतिभान होता है आत्मा के द्वारा, या ऐसे हम कहें अंतर्बोध होता है, जिसके कारण हम समझते हैं कि एक्स जो निर्णय है वो सही है और वाई निर्णय जो है वो गलत है। जैसे हम कहें कि झूठ बोलने पर जो हमें एक आत्मा के द्वारा एक बोध होता है कि ये गलत है और उससे हमें कष्ट का अनुभव होता है, और जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे अंदर विश्वास का अनुभव होता है। तो इस तरह से जो आत्मा को अनुभव होते हैं या आत्मा को जो अंतर्बोध होता है उसके आधार पर भी नैतिक निर्णयों का प्रमाणीकरण किया जा सकता है, ऐसा कि सहज ज्ञानवादी अपने दर्शन में मानते हैं। यहाँ अगर हम सहज ज्ञानवाद की विवेचना करें, इससे पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि जैसे कि हॉब्स कहते हैं कि जो नैतिकता है वो स्वार्थपरक है, वो व्यक्तिगत है। हॉब्स मानते हैं कि जो व्यक्ति है, जो मानव है, वो अपने आप में स्वार्थी है और व्यक्तिगत स्वार्थों के हित को ही साधता है। इस तरह से उसकी नैतिकता जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे कि हॉब्स ने कहा कि हॉब्स बात करते हैं मॉरल ईगोइज्म की या नैतिक स्वार्थवाद की बात करते हैं, जिसमें हॉब्स ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि सर्वोत्तम रूप में भी जो मानव की नैतिकता है वो एक स्वार्थपूर्ण नैतिकता है या वो एक तरह से इथिकल ईगोइज्म है। यानी मनुष्य जब कोई अच्छा कार्य करता है, मान ले कोई पर्सन P1 है, P2 के लिए जब वो एक नैतिक कार्य करता है तो उस नैतिक कार्य करने के लिए भी जो P1 के अंदर का जो नैतिक प्रेरणा है, जो उसके अंदर का एक इंटेंशन है, जिसे हम मॉरल इंटेंशन कहें, जो P1 के अंदर मॉरल इंटेंशन है P2 के नैतिक कार्य करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं उस P1 का अपना स्वार्थ निहित होता है। जैसे मान ले जब हम समाज में अन्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं
या उनका सम्मान करते हैं, तो यह मान के चलते हैं कि ऐसा करने से हमारा भी सम्मान सुरक्षित रहता है या अन्य लोग हमारा भी समर्थन करेंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हॉब्स के जो नैतिक दर्शन है वो एक प्रकार का एथिकल इगोइज्म है, जिसमें स्वार्थवाद और व्यक्तिनिष्ठवाद दिखता है। इसके उलट सहज ज्ञानवादी ऐसा मानते हैं कि जो नैतिक दर्शन है, जो नैतिकता है, वो अपने आप में एथिकल इगोइज्म या अहमवादी नैतिकता ना हो करके एक वास्तुनिष्ठवादी नैतिकता है। जैसे बटलर मानते हैं कि हमारे जो नैतिक अनुभूतियाँ हैं या जो हमारे नैतिक विचार हैं या हमारे जो या मॉरल इंटेंशन है, नैतिक अभिप्राय हैं, वो केवल स्वार्थवादी व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते हैं। हमारे अंदर कुछ अल्ट्रुइस्ट इंटेंशंस भी होते हैं, जिसको कि बटलर कहते हैं कि ने कहा एथिकल अल्ट्रुइज्म। तो जो बटलर का ये जो एथिकल अल्ट्रुइज्म है, ये मानता है कि व्यक्ति कभी कभी व्यक्ति ऐसा नहीं केवल हमेशा वो निजी स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर के ही नैतिक निर्णय लेता है या नैतिक कर्तव्य की पूर्ति करता है। मानव के अंदर कुछ ऐसी नैतिक प्रवृत्तियां भी होती हैं जो परोपकारी होती हैं, जो परार्थवादी होती हैं, और उन परोपकारी प्रवृत्तियों के लिए मानव कभी कभी स्वयं निजी सुखों का भी त्याग करता है। वो अपने स्वार्थ को छोड़ करके, अपने स्वार्थ का त्याग करके भी अन्य व्यक्तियों के लिए कार्य करता है। जैसे बहुत बार देखते हैं कि कुछ चिकित्सक और कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो आउट ऑफ द वे जाकर के भी लोगों के लिए समाज में काम करते हैं, या हम उनसे कहें जो समाज सेवक होते हैं वो भी ऐसा करते हैं। तो इस तरह से जो बटलर का एथिकल अल्ट्रुइज्म है वो ये मानता है कि नैतिकता जो है केवल वो स्वार्थवादी नहीं है, वो केवल एथिकल इगोइज्म पर निर्भर नहीं करती है। हमारे अंदर कुछ ऐसी परार्थवादी और वास्तुनिष्ठ जो नैतिक प्रवृत्तियां हैं वो भी पाई जाती हैं। अब हम इस सहज ज्ञानवाद क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि यह जो सहज ज्ञानवाद है या जो ऐसे दार्शनिक हैं जैसे कि जिनका हम वर्णन यहाँ पे करेंगे, वो कहीं ना कहीं हॉब्स के जो एथिकल इगोइज्म है या जो उनकी स्वार्थवादी नैतिकता है उसकी आलोचना करते हैं। और सहज ज्ञानवादी ये मानते हैं कि मनुष्य के अंतर आत्मा या जो उसका मॉरल कंसाइंस है उसके अंदर यह एक शक्ति है, उसके अंदर ये एक क्षमता है जिसके द्वारा आत्मा अपनी अतीन्द्रिय अपरोक्ष शक्ति के माध्यम से हमें नैतिक निर्णयों का आदेश देती है। या इसको इस तरह समझें कि इसके लिए आत्मा को किसी अनुमान की आवश्यकता नहीं होती है। तो सहज ज्ञानवाद ये मानता है कि ये कुछ ऐसे सहज निर्णय हैं या सहज प्रत्यय हैं जो आत्मा को अपरोक्ष प्राप्त होते हैं। अपरोक्ष कहने का तात्पर्य कि हम इसके लिए कोई अनुमान या कोई निगमन या कोई आगमन ऐसी किसी भी पद्धति को नहीं अपनाते, बल्कि आत्मा इसका ज्ञान बहुत सरलता के साथ अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति की तरह है, जैसे कि वो अन्य चीज़ों को अन्य ज्ञानों को समझती है, उसी तरह उसके अंदर एक अपरोक्ष अतीन्द्रिय सहज नैतिक बोध भी होता है। जिसे हम कह सकते हैं कि आत्मा के अंदर की जो ये शक्ति है वो उसके अंदर एक अंतर विवेक के रूप में पाई जाती है, जो उसे एक अंतर बोध देती है। इसी अंतर विवेक से आत्मा को एक अंतर बोध होता है, जिससे आत्मा समझ पाती है कि अमुख नैतिक निर्णय, अगर कहें कि मॉरल डिसीजन, वो सही है या कोई अमुक मॉरल डिसीजन
गलत है। कोई चीज़ सही है या गलत, इसका निर्णय आत्मा अतीन्द्रिय अप्रोच तरीके से अंतर विवेक के आधार पर एक अंतर्बोध के माध्यम से कर लेती है। ये इसी को हम सहज ज्ञान कहेंगे। ये सहज ज्ञान अपने आप में अति सरल है, इसका और सरलता से निष्पादन नहीं हो सकता, इसलिए इसको समझने के लिए हम अनुमान का प्रयोग नहीं कर सकते। इसकी दृष्टि जो है अंतर है, यानी आंतरिक रूप से हम इसको समझते हैं। इसके लिए हमें कोई बाह्य सिद्धांत, बाह्य नियम या बाह्य अभिप्रेरणा ये जरूरी नहीं होता। आत्मा अतीन्द्रिय रूप से इसको समझ लेती है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये सहज ज्ञानवादी जो है सर्वप्रथम 17वीं-18वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश दार्शनिक हुए थॉमस एक्विनास, उन्होंने इस सहज ज्ञानवाद का कहीं ना कहीं उल्लेख किया। उन्होंने जब एक तो उनके कुछ तर्क हैं, जैसे उनका एक सत्ता मूलक तर्क है, उसमें भी जो जिसको हम ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बोलते हैं, उसको भी जो एक्विनास हैं वो कहीं ना कहीं वे बताते हैं कि वो एक ऐसा तर्क है जो हमारे सहज ज्ञान पर आधारित है, जिसके लिए हमें अनुभव की अपेक्षा नहीं होती। वो प्रागनुभविक है, वो हम केवल उसके सत्ता मूलक तर्क में ही नहीं थे। जैसे वो कहते हैं कि ईश्वर से महानतम सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। तो एक्विनास कहीं ना कहीं सहज ज्ञानवाद को पुनः जब वो ये अवधारणाएं देते हैं एंजल्स की और प्रोफेटिक इंसाइट्स की बात करते हैं, जो बात करते हैं देवदूतों की और दैवी दृष्टि की, इसमें भी वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को जिनमें एंजेलिक एक या प्रोफेटिक इंसाइट होता है, उनको जो है एक अतीन्द्रिय अनुभव होता है। वो दूरदर्श देख सकते हैं, दूर का देख सकते हैं या जान सकते हैं, जो कि अनुभव संभव नहीं है, वो केवल अंतरात्मा के आधार पर होता है। ऐसी कुछ अवधारणा को अगर हम भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में जाएं, तो जैन दर्शन में एक अवधारणा होती है जिसमें केवली की अवधारणा होती है। तो जैन दर्शन में जो केवली की अवधारणा है, केवली वो है जिसे कैवल्य की प्राप्ति हो चुकी है। अब केवली जो है वो आर पार देख सकता है, वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो सब देख सकता है। तो इस तरह का जो दृष्टि है उसके अंदर, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि प्रकट होती है, वो कहीं ना कहीं उसका एक सहज ज्ञानवाद ही दिखाता है या उसके एक अपरोक्ष अतीन्द्रिय आत्मिक शक्ति को दिखाता है। अब हम यहाँ एक और अंतर को जानने का प्रयास करेंगे, जिसे कि नीति शास्त्र के विश्लेषण में हम रेशनल इंट्यूशनिज्म बोलते हैं और मॉरल सेंस बोलते हैं। हमें नैतिक ज्ञान के लिए जब हम रेशनल इंट्यूशनिज्म की बात करते हैं, इसे हम बोलते हैं कि ए प्रायोरी मॉरल नॉलेज। तो जो रेशनल इंट्यूशनिज्म है, वो कहीं ना कहीं एक ए प्रायोरी नॉलेज की बात करता है, जिसका आधार अनुभव नहीं है। लेकिन जो सहज ज्ञानवाद है वो कहीं ना कहीं एक मॉरल सेंस से जो इंट्यूशनिज्म है उसकी बात करता है। तो ये आधारभूत अंतर हमें समझना चाहिए कि जो रेशनल इंट्यूशनिज्म है वो प्रागानुभविक आधार पर नैतिकता को समझने का प्रयास करता है, वहीं जो मॉरल सेंस इंट्यूशनिज्म है वो कहीं ना कहीं जो नैतिक इंद्रियानुभूति है उसके आधार पर इसको समझने का प्रयास करता है। इसी क्रम में अब हम कडवर्थ, क्लार्क और बुलस्टेन के दार्शनिक सहज ज्ञानवाद को समझने का प्रयास करेंगे। इन तीनों दार्शनिकों का मानना है कि जो हमारी अंतरात्मा है उसका एक बौद्धिक पक्ष है, जिसे हम अंतर्विवेक की संज्ञा भी सकते हैं। तो ये तीनों ही दार्शनिक मानते हैं कि हमारी जो अंतर्विवेक है, जो अंतरात्मा में एक बौद्धिक पक्ष है, उसके आधार पर आत्मा जो है उचित अनुचित का निर्णय कर सकती है, वो सही और गलत का निर्णय कर सकती है। और इसी के आधार पर जो हमें एक
अंतर्दृष्टि या अंतर्ज्ञान मिलता है, इसे ये दार्शनिक एक सहज ज्ञान मानते हैं जिसके आधार पर नैतिक निर्णयों को हम बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो दार्शनिक हैं वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे मन में एक सौंदर्य अनुभूति है, जिसको कि वो इंद्रिय अनुभूति से अलग एक सौंदर्य अनुभूति भी आत्मा को होती है, जिसके अनुसार जो भी हमें सुंदर होता है वो अच्छा लगता है और जो सुंदर होता है वो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह सौंदर्य मूलक ज्ञान और जो एक नैतिक बोध है, ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा को वो शक्ति प्रदान करते हैं जिसके आधार पर हम नैतिक निर्णयों को समझ पाते हैं, उनके सही और गलत का मूल्यांकन समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ इस के आलोचना के के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये मत जो है कहीं ना कहीं आत्मा को सहज ज्ञानवादी तो मानता है, लेकिन वो जो उसका स्वरूप है, जो उसके प्रमाणीकरण के आधार हैं, जो बौद्धिक आधार होने चाहिए, उनकी विवेचना करने में असफल दिखता है। वो हमें उन आधारों को नहीं बता जिसके आधार पर आत्मा ये निर्णय करती है। और कहीं ना कहीं जो हमारे स्वयं के विचार हैं, जो हमारे इंट्यूशंस हैं, वो हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। ये इंट्यूशन अलग अलग संस्कृतियों में भी अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग देश काल परिस्थिति में इनमें परिवर्तन पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कैसे सुनिश्चित करें कि जो किसी एक व्यक्ति का जो एक सहज ज्ञान है, जो उसकी आत्मा को जो एक सहज ये अंतर्ज्ञान की दृष्टि है, वो अपने आप में सही है या गलत, उसमें सार्वत्रिकता का भी अभाव होता है। उसमें बौद्धिक पक्ष जो है उतना अंतर्गहन रूप से मिला होता है कि उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं होती है, और उसके अभाव में हमें नैतिक निर्णयों का उद्देश्य क्या होगा, क्या होना चाहिए, इस प्रकार के ज्ञान की भी संभावना नहीं दिखती है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो बौद्धिकता से प्रकाशित अंतरात्मा का जो ये ज्ञान है, जिसके आधार पर ये नैतिक निर्णय को समझ सकती है, सही गलत अच्छे बुरे की पहचान कर सकती है, इसमें एक प्रागैन्भिक तत्व तो दिखता है, लेकिन वहीं इसमें कहीं ना कहीं इसके आधार, इसके स्वरूप, इसके प्रमाणीकरण को लेकर के समस्याएं बनी रहती हैं। वहीं हम जब आदर्शनिक सहज ज्ञानवाद की बात करते हैं, इसमें हम प्रायः ये देखते हैं कि वो दार्शनिक जो ये मानते हैं कि जो आत्मा की ये समझ है, जो अंतरात्मा की ये शक्ति है, वो मात्र बौद्धिक नहीं है। जिस प्रकार से हमें इंद्रिय अनुभव मूलक ज्ञान होता है, हम इंद्रिय के द्वारा अनुभव करते हैं, सही गलत का अच्छा लगता है क्या खराब लगता है, उसी प्रकार आत्मा को भी ये इंद्रिय अनुभूति हो, इसके आधार पर वो सही गलत का मूल्यांकन कर सकती है। यहाँ पर वो दो प्रकार के ज्ञान के आधार पर ऐसे दार्शनिक मानते हैं कि आत्मा को नैतिक निर्णय की शक्ति होती है, जिसमें सौंदर्य बोध और नैतिक बोध की संकल्पना को लेकर के आते हैं। और यहाँ पे इन दार्शनिकों का मत है कि आपके जो सौंदर्य शास्त्रीय निर्णय हैं वो कहीं ना कहीं आपके नैतिक निर्णयों को भी दिखाते हैं और समझाते हैं। इस प्रकार से जैसे कि हमने समझा था कि दार्शनिक जो सहजवाद है उसमें अंतरात्मा के विचार को मानने पर अनेक कठिनाइयाँ दिखती हैं। उसमें हम ये समझते हैं कि जो अंतरात्मा है, नैतिक नियम व्यक्ति के लिए निरपेक्ष हैं क्योंकि वे उसको वंशागत प्राप्त होते हैं, परंतु जाति के दृष्टिकोण से वे अनुभव पर आधारित होते हैं। सामान्य बुद्धि उनको सहज ज्ञान जनित समझती है, परंतु आलोचनात्मक दृष्टि से वे ऐसे नहीं होते। पुनः नैतिक नियम व्यवहारिक जीवन में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं कर सकते, वे अमूर्त हैं। असाधारण परिस्थितियों में उनसे कोई भी मदद ऐसी नहीं मिलती जिससे कि ये तय हो सके कि हमें क्या करना चाहिए क्लिष्ट परिस्थितियों में। वहीं जेम्स सेट के शब्दों में दार्शनिक सहज ज्ञानवाद विषय वस्तुहीन आकार है, जिसे वो कहते हैं कि ये फॉर्म विदाउट मैटर है, और अपरोक्ष सहज ज्ञानवाद आकारहीन वस्तु विषय है, जिसे वो मैटर विदाउट फॉर्म कहते हैं। सहज ज्ञानवाद नैतिक नियमों के संघर्ष की स्थिति में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता। सभी नियमों को उचित रूप समझने के कारण यह निश्चित नहीं कर सकता जब दो परस्पर नैतिक नियम जब उनमें विरोध हो,
जब अंतरात्मा को दो उचित चीज़ों में सही की भावना आए या दो गलत में उसे यह निर्णय लेना हो कि क्या करना है, इस स्थिति में कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा नैतिक निर्णय करने की स्थिति में नहीं होती। तो अंतरात्मा को अपूर्ण आत्मा न मानने पर उसका नियम आत्मा के लिए एक बाह्य नियम बन जाता है। उसको तभी आंतरिक नियम माना सकता है जबकि वो संपूर्ण आत्मा का नियम हो। इस तरह से हम देखते हैं कि जो दार्शनिक सहज ज्ञानवाद है उसमें अपनी समस्याएं अंतर्निहित हैं। इसीलिए कांट के दर्शन में कांट अंतरात्मा को एक ऐसी व्यवहारिक बुद्धि मानता है जो कि सब में है और जो सबके भले का ज्ञान कराती है। अब हम आगे बढ़ते हुए जो अदार्शनिक सहज ज्ञानवाद है उसकी पुष्टि करेंगे, उसका प्रकाशन करेंगे। जो आदार्शनिक सहज ज्ञानवाद है उसके अनुसार अंतरात्मा एक नैतिक इंद्रिय है जिसके द्वारा हम किसी कार्य के नैतिक गुण को उसी प्रकार जान समझ सकते हैं जैसे अन्य इंद्रियों से अन्य वस्तुओं का हमें भिन्न भिन्न गुणों का ज्ञान होता है। जैसे कि हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है उसी प्रकार हमें सुंदरता और क्रूरता की अनुभूति भी होती है। इसमें से प्रथम पर आधारित सिद्धांत को हम नैतिक बोध का सिद्धांत कहते हैं, जिससे हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। वह द्वितीय सिद्धांत को हम सौंदर्य बोध का सिद्धांत कहते हैं। तो नैतिक बोध अथवा नैतिक इंद्रियवाद की आलोचना में हमने समझा है कि यह हमें स्पष्ट निर्णय नहीं दे सकती, इसमें परिवर्तनशीलता होती, इसे सार्वत्रिक निर्णय की संभावना नहीं बनती है। अब सौंदर्य बोध इस सिद्धांत को मानने वाले दार्शनिक जैसे कि सेफ्सबरी, हचिसन और रस्किन हैं, इनके मतों का उल्लेख हम आगे इस व्याख्यान में करेंगे। सेफ्सबरी के शब्दों में जो कुछ सुंदर और सत्य है वह रुचिकर और शुभ है। इस प्रकार रस्किन कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या हो। तो हार्वर्ड भी सौंदर्य और शुभ को एक मानता है। इस प्रकार ये सभी दार्शनिकों के अनुसार अंतरात्मा रसानुभूति है जो कि क्रियाओं के सौंदर्य और क्रूरता को एक रूप देख लेती है, एकदम से देख लेती है। और इस प्रकार सेफ्सबरी और हचिसन केवल सौंदर्यानुभूति को पर्याप्त न पाकर नैतिकता को मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति के कारण मानते हैं और रसानुभूति को समस्त समाज के अधिकतम लोगों के अधिकतम लाभ के लिए लाभदायक मानते हैं। तो इस प्रकार से मैं देखा कि दार्शनिक सहज ज्ञानवाद नैतिक इंद्रियानुभूति और सौंदर्य अनुभूति के आधार पर कहीं ना कहीं अंतरात्मा को प्रकाशित करता है, जिसके आधार पर यह निर्णय बनाती है। लेकिन यहाँ पर हम इस सौंदर्यवादी रसेंद्रियवाद की आलोचना भी कर सकते हैं क्योंकि ये नैतिक चेतना में एक बाध्यता है और सौंदर्यानुभूति केवल प्रशंसा की भावना को दिखाता है। नैतिक कर्तव्य अरुचिकर भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छा हो। इसी प्रकार नैतिक अनुभूति अथवा किसी भी अन्य अनुभूति पर आधारित नहीं हो सकती क्योंकि अनुभूतियां परिवर्तनशील और नैतिक निर्णय वस्तुगत, शाश्वत, निरपेक्ष और प्रमाणिक होते हैं। अब हम देखेंगे इसका अंतरात्मा से क्या संबंध है। तो जैसे कि हमने समझा कि अंतरात्माओं को दो प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, एक को नैतिक इंद्रियानुभूति कहते हैं और दूसरे को हम सौंदर्य रसात्मक अनुभूतियां कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये सहज ज्ञानवाद है वो हमारे अंदर एक ऐन्द्रिक अनुभूति के रूप में भी होता है जो कि अतीन्द्रिय होती है और एक सौंदर्य मूलक अनुभूति के रूप में भी होता है। लेकिन जैसा कि हमने दोनों ही पक्षों की आलोचना की है कि ऐसी अनुभूति में एक तत्कालिक आत्मिक ज्ञान तो होता है, लेकिन ये आत्मा का ज्ञान कुछ सरल परिस्थितियों में तो स्पष्ट होता है, लेकिन जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पे क्लिष्ट निर्णय लेने होते हैं, जहाँ दो सही निर्णयों में एक डिलेमा हो, मॉरल डिलेमा हो, या दो गलत में किसी एक डिलेमा को समझना हो, तो उस अवस्था में ये जो अनुभूति है वो नैतिक निर्णय के स्वरूप की प्रकाशना करने में समर्थ नहीं होती। तो रसानुभूति का संबंध भी एक विशेष प्रकार के सौंदर्य से होता है, परंतु नैतिक जो चेतना आत्मा के कल्याण से संबंधित होती है। तो नैतिक चेतना जो है वो कहीं ना कहीं एक वृहत रूप में हमारी बुद्धि से संबंधित होती है, बुद्धि पर निर्भर करती है। बुद्धि के और तर्कों के अभाव में मात्र अतीन्द्रिय आधार पर हम नैतिक निर्णयों का